हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों आज हम शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी का। हमने बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट तो कवर कर चुके थे। इसका सेकंड पार्ट जो थोड़ा पोर्शन रह गया था उसे अब कंप्लीट करते हैं। तो आज हम वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे। वाटर इज़ अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। पानी एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। पानी एक विशाल नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, यानी कि पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। इट इज़ देयर फोर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट, इसलिए हम जो है इसे वाटर प्लैनेट कहते हैं या फिर पानी का ग्रह भी कहते हैं। इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशंस दैट, यह पुरातन समय के महासागरों की बात है। दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक, जब जीवन लगभग 3.5 बिलियन साल पहले शुरू हुआ था। इवन टुडे, और आज भी, द ओशन कवर्स 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, आज भी महासागर पृथ्वी की सतह का लगभग 2/3 हिस्सा कवर किए हुए हैं। एंड सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ, और साथ ही एक समृद्ध विविधता, एक समृद्ध वैरायटी को, पौधों की और जानवरों की, साथ ही पौधों और जानवरों के जीवन की वैरायटी को आज सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। द ओशन वाटर इज़ हाउएवर सैलाइन, हालांकि महासागरों का जल कैसा है, खारा है। एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और मानव के उपभोग के उपयुक्त नहीं है। फ्रेश वाटर काउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%। जो फ्रेश वाटर है, जो ताज़ा पानी है, वो केवल 2.7% ही मौजूद है। नियरली 70% ऑफ दिस अक्योर्स एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर इन अंटार्कटिका, लगभग 70% इसका जल जो है, लगभग इसका 70% जल हमें आइस शीट से यानी कि बर्फ़ की चादरों से, एंड ग्लेशियर हिमखंडों से, अंटार्कटिका के हिमखंडों से और उसकी बर्फ़ चादरों से लगभग 70% जल हमें प्राप्त होता है। ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स, तो लगभग पृथ्वी पर 70% जो जल है वो हमें किसके रूप में प्राप्त होता है। जो ग्रीनलैंड है, अंटार्कटिका है, पर्वतीय क्षेत्र हैं, उन पर जो बर्फ़ जमती है, जो आइस शीट होती है, और साथ ही बड़े बड़े हिमखंड ग्लेशियर्स जो होते हैं, उनसे पिघल कर जो पानी आता है वो लगभग 70% के करीब होता है। वो हमें इस तरीके से प्राप्त होता है। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल, यानी कि इनकी लोकेशन के कारण ये हमारे लिए इनएक्सेसिबल है, अगम्य है। इन तक पहुंच हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनकी लोकेशन ही ऐसी है। पहाड़ों पर जाना थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए, ठीक है, इसीलिए इनकी लोकेशन के कारण ये हमारे लिए, हमारी पहुंच के अनुकूल नहीं है। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल, केवल 1% जल ही ऐसा है जो फ्रेश है। एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़, और मानव प्रयोग के उपयुक्त है। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, यह मैदान पर उपयुक्त स्थित पानी के रूप में पाया जाता है। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, ठीक है, ज़मीन में पाया जाने वाला पानी होता है। एज सरफेस वाटर इन रिवर्स, और साथ ही रिवर्स में, एंड लेक्स, और लेक्स में यह पानी पाया जाता है। तो नदियों के रूप में और झीलों के रूप में यह पानी पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है। एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, और यदि एटमॉस्फेयर की बात करें, वातावरण की बात करें, तो वातावरण में यह जलीय विषाद के रूप में पाया जाता है। फ्रेश वाटर इज देयर फॉर द मोस्ट प्रेसियस सब्सटेंस ऑन अर्थ, इसीलिए जो ताज़ा पानी है वो सबसे कीमती, बहुत प्रेसियस, सबसे कीमती पदार्थ है पृथ्वी पर। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, जल ऐसी चीज़ है जिसको पृथ्वी से ना तो बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, इसकी जो आयतन रहता है टोटल, इसका कुल आयतन हमेशा स्थिर रहता है, ना तो घटता है ना बढ़ता है। इट्स एबंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज़ इन कॉन्स्टेंट मोशन, इसकी प्रचुरता केवल बदलती हुई दिखाई देती है। वेरी का मतलब चेंज होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि इट इज़ इन कांस्टेंट मोशन, क्योंकि ये स्थिर अवस्था में रहता है, स्थिर गति में रहता है। साइकिलिंग थ्रू द ओशंस, महासागरों के जरिए साइकिलिंग करता है, चक्र बनाता है। द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन, वायु के जरिए भूमि पर, एंड बैक अगेन, और वापस आ जाता है दोबारा। थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन, बाष्पीकरण की प्रक्रिया के जरिए। प्रेसिपिटेशन, अवक्षेपण की प्रक्रिया के जरिए। एंड रन ऑफ, और जो पानी बहता है और दोबारा से जो भूमिगत हो जाता है, जल के अंदर ही समा जाता है, इस तरीके की प्रक्रिया से
ये जल अब वापस पृथ्वी पर आ जाता है। तो बच्चों आपने देखा होगा किस तरीके से जो उसकी प्रोसेस होती है वेपोरेशन की, जब पानी को बॉईल करते हैं, हाई टेम्परेचर पर बॉईल करते हैं तो पानी भाप बनकर ऊपर उठ जाता है, और उसके बाद जब बारिश होती है तो वही बाष्प वाला पानी नीचे आकर के बरस जाता है और फिर से जो है भूमिगत हो जाता है, यानी कि अंडरग्राउंड हो जाता है, भूमि के अंदर समा जाता है। तो इस तरीके से पानी अपने आप में एक साइकिल, वाटर साइकिल बनाता है। This as you already know is referred to as the water cycle। जैसा कि इसे आप पहले ही जानते हैं, किसी को किस नाम से जाना जाता है, वाटर साइकिल के नाम से जाना जाता है, जलीय चक्र के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट, ह्यूमन यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग। मनुष्य न केवल पानी का प्रयोग पीने के लिए करता है, एंड वॉशिंग और धोने के लिए। मनुष्य बड़ी मात्रा में पानी का इस्तेमाल न केवल कपड़े धोने और पीने के लिए करता है, बट आल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, बल्कि उत्पादन की प्रक्रिया में भी पानी का इस्तेमाल करता है। वाटर फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। पानी का प्रयोग कृषि के लिए, उद्योगों के लिए, बिजली उत्पन्न करने के लिए। थ्रो रिजर्वायर्स ऑफ डैम्स आर द अदर यूजेज। साथ ही जो बड़े बड़े बांध होते हैं, बांधों के भंडारों के लिए, ताकि बिजली उत्पन्न हो सके उन बांधों के जरिए, तो उसके लिए भी अगर हमें बांध बनाने हैं तो उसके लिए भी एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर बहुत सारा पानी अवेलेबल हो। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से ये यूज़ बताए गए हैं कि पानी का यूज़ कहाँ कहाँ पर हो रहा है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या। राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड, भोजन के लिए बढ़ती ज़रूरतें। एंड कैश क्रॉप्स, और नकदी फसलें। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, आइदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज और वाटर पॉल्यूशन। तो बच्चों एक बार दोबारा से देखते हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या। राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, साथ ही भोजन और नकदी फसलों के लिए बढ़ती मांगे। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, और बढ़ता हुआ शहरीकरण। एंड राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, साथ ही जीवन जीने के स्तर में जो उछाल आता जा रहा है, मतलब लोग स्टैंडर्ड से जो रहना पसंद करते हैं, उसकी वजह से दीज आर द मेजर फैक्टर्स, ये सब मुख्य कारक हैं लीडिंग टू शॉर्टेजेस इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, जिनकी वजह से ताज़ा पानी में कमी आती है, ताज़ा पानी की आपूर्ति में कमी आती है। ये सब मुख्य कारक हैं। आइदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज, या तो इस तरीके से पानी का दोहन होने की वजह से या तो जल स्रोत क्या सूख जाएंगे, या फिर हो सकता है टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज और वाटर पोल्यूशन, या तो पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है, या फिर पानी क्या हो रहा है, सूखता जा रहा है, शुष्क होता जा रहा है। ठीक है, यानी कि अब आप डेली टू लाइफ में देख रहे हैं कहीं कहीं कुछ एरियाज ऐसे भी हैं, कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पे पानी की सप्लाई जो है प्रॉपरली नहीं हो रही है। ठीक है, कहीं तो बहुत ज़्यादा पानी मिल रहा है, कहीं पे बिल्कुल भी पानी अवेलेबल ही नहीं है। तो ये सब किस कारण है, या तो पानी को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर दिया गया है, वाटर का पोल्यूशन हो रहा है, साथ के साथ उसको ड्राई भी होता जा रहा है, सूखता जा रहा है। पानी बहुत ज़्यादा नीचे चला जा रहा है बहुत ज़्यादा पानी। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो जो कर रही है, लोगों की डिमांड्स जो ग्रो कर रही हैं, ये सब एक कॉजेज हैं इसके। नाउ प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, अब जल उपलब्धता को लेकर के क्या समस्याएं हैं। देयर इज स्कैसिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब कंट्रीज़ हैं आर फेसिंग शॉर्टेजेस इन फ्रेश वाटर सप्लाई, जो स्वच्छ पानी की आपूर्ति की जहाँ पर कमी का सामना कर रही हैं। ये वो देश हैं जो स्वच्छ पानी की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स मोस्ट ससेप्टिबल टू ड्राउट्स फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैसिटी। तो कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स, यानी कि जो जलवायु विषयक, जहाँ पे जलवायु ज़्यादा दिखाई देती है, एक तरीके से जो क्लाइमेटिक जोन है। ठीक है, क्लाइमेटिक जोन वाले जो कंट्रियां हैं, जो क्लाइमेटिक जोन में जो कंट्री स्थित हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं।
टू ड्राउट्स, सूखे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी, और यही वो इलाके हैं जो पानी की कमी को ज़्यादा महसूस करते हैं, ज़्यादा सामना इनको करना पड़ता है। thus अतः वाटर शॉर्टेज में बी consequence ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल precipitation और द scarcity is caused by over exploitation and contamination of water sources। अतः वाटर शॉर्टेज में बी अ consequence ऑफ वेरिएशन इन सीजनल, यानी कि पानी की जो कमी हो रही है वो किसका परिणाम है? वो परिणाम है मौसमी विविधता का। पानी की जो कमी हो रही है वो किसका परिणाम है? कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल, मौसमी विविधता का परिणाम है। एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन, और वार्षिक जो अवक्षेपण की प्रक्रिया होती है उसका परिणाम है। और द स्कैसिटी इज कॉज्ड, और यहाँ तक कि जो पानी की कमी है उसका कारण ये भी है बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन, बहुत ज़्यादा शोषण होना, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करना पानी का। एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, और पानी के जितने भी साधन हैं, जल के जितने भी साधन हैं उनका दूषण होना, ठीक है, एक तरीके से उनका दुरुपयोग होना और उनको दूषित होना, उनका गंदा हो जाना, ये सब जो है वाटर क्राइसिस के लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही आप देखते होंगे कि आज आधुनिक युग में हम देखते हैं कि किस तरीके से जो ऋतुएं हुए हैं वो पूरी तरीके से अपने प्रॉपर टाइम पर नहीं आती है। या तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक रहेंगी या फिर थोड़े कम टाइम के लिए रहेंगी। सर्दियों में सर्दियाँ ढंग से नहीं पड़ती हैं, गर्मियों में गर्मियाँ ढंग से नहीं पड़ती हैं। तो ये सब क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से हो रहा है, ठीक है। जो दिन प्रतिदिन पर्यावरण में जितनी कमियाँ आती जा रही हैं, पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, पॉल्यूशन जितना इंक्रीज हो रहा है, वो उससे उसका इफेक्ट जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब वाटर रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे, यानी कि लोगों तक पर्याप्त और स्वच्छ जल पहुंचाना एक ऐसी मुख्य समस्या है जिसका सामना आज विश्व कर रहा है। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस ड्विंडलिंग रिसोर्सेज, अतः कदम उठाने बहुत आवश्यक हैं ताकि इस हासोन्मुख संसाधन को संरक्षण किया जा सके, यानी कि जो ये जल संसाधन है जो पतन की ओर जा रहा है, नष्ट होने की ओर जा रहा है, उसको कंजर्व कर सकें। इवन दाउ वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स, यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, इट्स ओवर यूज एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज, परंतु अगर इसका अत्यधिक प्रयोग होगा और इसका प्रदूषण जो है इसको मानव के अनुपयुक्त बना देगा, ठीक है। मानव की जो ज़रूरत है, जो प्रयोग की नीड है, उसको क्या कर देगा? अनफिट कर देगा उसके, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड यानी कि जो अशोधित जो जल होता है, प्रवाह होता है, एक तरीके से गंदगी वाला जो पानी का प्रवाह होता है, और पार्शियली और आंशिक रूप से ट्रीटेड सीवेज, जो संशोधित गंदा पानी जो होता है सीवर वगैरह का, एग्रीकल्चरल केमिकल, यहाँ तक कि कृषि के रसायन वगैरह, एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स और उद्योगों का कूड़ा कचरा इन वाटर बॉडीज़, जब वो वाटर बॉडीज़ में जाता है, आर मेजर कंटामिनेंट्स, तो वो क्या करता है? बहुत ही ज़्यादा पानी को प्रदूषित कर देता है और ये मुख्य दूषणकारी तत्व बन जाता है। दे पल्यूटेड वाटर विद नाइट्रेट, से वे पानी को प्रदूषित कर देते हैं, किसे? नाइट्रेट से, धातुओं से और पेस्टिसाइड कीटनाशकों से। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, इनमें से बहुत से केमिकल ऐसे भी होते हैं जो असड़नशील होते हैं, मतलब जो सड़ते ही नहीं है, गलते ही नहीं है। एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर, और पानी के जरिए मानव के शरीर तक पहुंच जाते हैं। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाई ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट्स suitably before releasing them in water bodies। तो वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल, जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट्स suitably, यानी कि जब पानी को वाटर बॉडीज में जो चैनल होते हैं पानी के, उस जल के, उसमें जब जल को छोड़ा जाता है तो उसी दौरान ये जो कूड़ा करकट होता है उसको क्या कर देना चाहिए? प्योरीफाई कर देना चाहिए। उसी टाइम पानी को जो है साफ करके डालना चाहिए, तभी जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। Forest and other vegetation covers low the surface runoff and replenish underground water। Forest, जंगल and other vegetation और अन्य वनस्पति cover slow surface runoff and replenish underground water। साथ ही जो कुछ वनस्पति होती हैं, जंगल वगैरह होते हैं, ये भी क्या करते हैं? पृथ्वी की सतह को बहने से रोकते हैं। एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर, और जो भूमिगत जल होता है उसकी पुनः पूर्ति करते हैं।
वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। वाटर हार्वेस्टिंग यानी फसलों के जरिए जो खेती की जाती है वो भी एक अन्य तरीका है जिससे जल को सतह पर से जो पानी बहता है उसको बचाया जा सकता है। द कैनाल्स यूज्ड फॉर इरिगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लॉसेज बाय वाटर शीपेज। द कैनाल्स यूज्ड यानी कैनाल्स यूज जो कैनाल का जो प्रयोग होता है, नहरों का जो प्रयोग होता है, टू सेव द कैनाल्स यूज्ड फॉर इरिगेटिंग फील्ड। नहरों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सिंचाई करने के लिए किया जाता है। ठीक है, खेतों की सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग किया जाता है। और यही प्रयोग कैसा होना चाहिए? शुड बी प्रॉपरली, बहुत ही ढंग से होना चाहिए, अच्छे तरीके से होना चाहिए। लाइन टू मिनिमाइज लॉसेस बाय वाटर सीपेज, ताकि जो पानी का रिसाव होता है वो थोड़ा कम हो। ठीक है, इस तरीके से व्यवस्थित ढंग से करना चाहिए कि पानी रुक रुक करके थोड़ा थोड़ा कर करके खेतों में जाए। स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड एवेपोरेशन। जो स्प्रिंकलर्स होता है, जो छिड़काव यंत्र होता है, उसको बहुत ही प्रभावकारी ढंग से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं सिंचाई के लिए, ताकि ये क्या काम करेगा? चेकिंग वाटर लॉसेस, ये पानी की हानि को रोकेगा। और पानी को कैसे निकालेगा? सीपेज करके, रिस रिस करके, थोड़ा थोड़ा पानी करके निकालेगा। एंड एवेपोरेशन, और उसका क्या करेगा? बाष्पीकरण करेगा। आपने देखा होगा कभी भी जब आप गार्डन वगैरह में आप अपने पौधों को पानी देते हैं तो उस टाइम उस फव्वारे का इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक उसी तरह जो स्प्रिंकलर्स होती हैं उसमें भी इसी तरीके से सिंचाई की जाती है, छिड़काव लगा करके। ठीक है, ताकि जितना वाटर की जरूरत होती है सिंचाई के लिए उतना ही वाटर उस छिड़काव के जरिए जाए। इन ड्राई रीजन, शुष्क क्षेत्रों में, विद हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन, बाष्पीकरण की उच्च दर के साथ, ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज वेरी यूजफुल। ड्रिप और ट्रिकल यानी कि ड्रिप और ट्रिकल, ड्रिप का मतलब क्या होता है? बूंद बूंद। ठीक है, ट्रिकल का मतलब रिसना, तो बूंद बूंद करके या रिस रिस करके सिंचाई जो है इज वेरी यूजफुल, बहुत ज़्यादा लाभदायक है। कहने का मतलब है जो शुष्क क्षेत्र है जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पर कौन सी सिंचाई करनी चाहिए? छिड़काव वाली सिंचाई करनी चाहिए, ताकि पानी के लॉस को कम किया जा सके। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन। अतः जो पानी जो कीमती जल संसाधन है उसको सुरक्षित रखने के लिए हमें सिंचाई के इस तरीके के माध्यमों को अपनाने की आवश्यकता है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. Natural vegetation and wildlife, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन exist only in the narrow zone. तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल एक सीमित और संकीर्ण क्षेत्र में, ठीक है, और ये संकीर्ण क्षेत्र किससे बनेगा? ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर यानी कि स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इनके बीच संपर्क में आने से, ठीक है, तभी एक नैरो जोन बनेगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि कोई भी लिविंग बीइंग है, कोई भी जीवित जीव है, उसके लिए क्या जरूरी है? जल जरूरी है और वायुमंडल जरूरी है, स्थल जरूरी है। तो लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ये तीनों वो स्फेयर हैं जो एक लिविंग बीइंग को एक लाइफ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और इन्हीं के कांटेक्ट में आने पर क्या बनता है? बायोस्फेयर बनता है। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल संकीर्ण क्षेत्र में ही एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में आता है। और ये नैरो जोन किस किस से मिलकर बनता है? लिथोस्फेयर यानी स्थलमंडल से, हाइड्रोस्फेयर जलमंडल से, एंड एटमॉस्फेयर वायुमंडल से मिलकर बनता है, दैट वी कॉल बायोस्फेयर। और इसी को क्या कहते हैं हम? बायोस्फेयर यानी कि जीवमंडल कहते हैं। इन द बायोस्फेयर लिविंग बीइंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। इसमें जीव मंडल में सभी जीव प्रजातियां जो होती हैं, सांस लेने वाली जो प्रजातियां होती हैं, जीव प्रजातियां जो होती हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर संबंधित हैं। किस लिए? फॉर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड है। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज द इकोसिस्टम। यही लाइफ को सपोर्ट करने वाला जो सिस्टम है, इसी को क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम यानी कि पारितंत्र बोलते हैं। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्स। वनस्पति और वन्य जीवन कीमती संसाधन हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर। प्लांट से हमें क्या? टिम्बर मिलता है। शेल्टर, एनिमल्स के लिए शेल्टर मिलता है। प्रोड्यूस ऑक्सीजन, वी ब्रीथ, जिसमें हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन मिलती है।
प्रोटेक्ट सॉइल सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, साथ ही मिट्टी को भी सुरक्षित रखता है जिसके जरिए हम आवश्यक फसलों को उगाते हैं। एक्ट एज शेल्टर बेल्ट और एक बातरोधी के रूप में काम करता है। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, साथ ही भूमिगत जल के स्टोरेज करने में भी मदद करता है। गिवस फ्रूट देता है, नट्स देता है। लेटेक्स टर्पेंटाइल ऑयल, तारपीन का तेल देता है। गम, मेडिसिनल प्लांट्स, ये सब हमें पौधों से मिलती है। एंड आल्सो द पेपर दैट इज सो एसेंशियल फॉर योर स्टडीज, और आपके पढ़ने के लिए भी एक पेपर भी यही देता है। देयर आर इननंबरेबल यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर। इस तरह यहाँ पे असंख्य ऐसे बहुत सारे पौधे के यूज़ हैं, प्रयोग हैं, जिसको आप इसके अतिरिक्त आप और इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज द एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स। तो वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ वन्य जीवन में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? एनिमल्स को, बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को यानी कीड़ों को, एज वेल एज द एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स, यहाँ तक कि जो भी जैविक जीव होते हैं उन सब के रूपों को वन्य जीवन में प्रयोग किया जाता है, शामिल किया जाता है। ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? वन्य जीव हमें प्रोवाइड करते हैं मिल्क, मीट, हाइड्स, चमड़ा एंड वूल और ऊन। इंसेक्ट लाइक बीज प्रोवाइड एस हनी, और मधुमक्खी जैसे कीट हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? हनी। और हेल्प इन पॉलिनेशन, जो कि फूलों के परागण में हेल्प करते हैं। एंड हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले एज डीकम्पोजर्स, और साथ ही जैव अपघटक के रूप में भी ये भूमिका निभाते हैं इन द इकोसिस्टम, पारितंत्र में। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट, जो बर्ड्स होते हैं इंसेक्ट उनका चारा होते हैं बर्ड्स का। एंड एक्ट एज डीकम्पोजर एज वेल, और ये भी एक डीकम्पोजर यानी कि एक अपघटक के रूप में काम करते हैं। वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइव स्टॉक इज अ स्कैवेंजर। वल्चर जो गिद्ध होता है वो अपने मतलब जो डेड जो पशु होते हैं, मृत पशुओं को खा करके वो क्या करता है? एक अपमार्जक का काम करता है, एरिया को क्लीन रखने का काम करता है। एंड कंसिडर्ड अ वाइटल क्लींजर ऑफ द एनवायरनमेंट, जिसे पर्यावरण को स्वच्छ रखने वाला भी कहा जाता है। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल, छोटे हों या बड़े जानवर, सभी जो हैं इसलिए और आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम, तो सभी क्या करते हैं? एकीकृत होकर के पारितंत्र को, संतुलन को बनाए रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक इट विल बी इनफ। तो आज के लिए बच्चों इतना ही करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे, अदरवाइज ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू कमेंट्स, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।